गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल होते क्या हैं कि प्रोटोकॉल्स जब भी हमने कम्युनिकेशन करनी है, डाटा कम्युनिकेशन अक्रॉस द नेटवर्क होती है। डाटा कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक अपनी कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन उनके साथ एक्सचेंज कर रहे हैं। चाहे आप वाइड एरिया नेटवर्क में कर रहे हो, चाहे आप लोकल एरिया नेटवर्क में कर रहे हो, बट यू आर कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन. So during this communication, each network follows some protocol. Protocol means the set of rules. जो भी रूल्स वो ड्यूरिंग कम्युनिकेशन फॉलो करता है उसको हम कहते हैं प्रोटोकॉल. अलग अलग कामों के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं. सो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स आर एज फॉलोअर्स. नंबर 1, द फर्स्ट प्रोटोकॉल इज HTTP. HTTP का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. तो दिस प्रोटोकॉल इज यूज्ड when we want to transfer information like text, graphic, image, sound on world wide web और इंटरनेट. जब हमने इंटरनेट के ऊपर थ्रू वेबसाइट्स, जब हमने वेब पेजेस ओपन करने हैं तो उस वेब पेजेस में आप लोग देखते हो कि उस दिस वेब पेजेस आर कंटेनिंग टेक्स्ट, ग्राफिक्स यानी कि पिक्चर्स, इमेजेस, वीडियोस भी होती हैं, साउंड भी होती हैं. जब आपने वेबसाइट्स या वेब पेजेस को ओपन करना है सर्वर कंप्यूटर से, आप उनको क्लाइंट कंप्यूटर तक ट्रांसफ़र कराते हो, तो उस टाइम पे जो प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा होता है दैट इज़ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. नेक्स्ट इज़ योर FTP. FTP इज़ योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इट इज़ डिज़ाइन टू अलाउ ट्रांसफ़र ऑफ फाइल्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर. अगर आपने एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक फाइल्स को ट्रांसफ़र करना है अक्रॉस द नेटवर्क, then the protocol used is FTP, means it is file transfer protocol. Third one is TCP/IP. TCP/IP is transmission control protocol / internet protocol. So it is, अगर आपने मेल सेंड करनी होती हैं, when you want to send the mail, तो एक TCP प्रोटोकॉल जो होता है वो उन मेल्स को सेंड करता है, बट वाइल सेंडिंग इट डिवाइड्स द मेल इनटू स्मॉल पैकेट्स. So it divides the mails into small packets. This is your TCP transmission control protocol. Next is IP. TCP/IP both in combination work. TCP divides the mail into packets and IP is responsible for sending the mail to the destination address. तो जिस एड्रेस पे भेजना है वो that address is contained in the IP प्रोटोकॉल, मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल. उसके अंदर वो एड्रेस होता है जहाँ पे ये मेल ट्रांसमिट होती है. एंड TCP इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिवाइडिंग द मेल इनटू पैकेट्स. सो फॉर देयर आर टू protocols. The first one is TCP and second is IP. Both are working in combination. Transmission control protocol, internet protocol. Next is your SLIP/PPP. SLIP means serial line internet protocol. PPP means point to point protocol. So it is for delivering IP packets over dial-up lines. Dial-up lines means telephone lines. अगर आपने थ्रू टेलीफोन लाइंस अगर कुछ पैकेट्स ट्रांसफ़र करने हैं तो उस टाइम पे जो प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा होता है दैट इज़ योर सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इट्स PPP, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल. PPP, it is used for transmitting packets over serial lines. So ये आपने दिस डेफिनेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए इसकी फुल फॉर्म है. पेपर में इनको लेके फुल फॉर्म्स आती हैं. SLIP सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड PPP इज़ पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल. नेक्स्ट इज़ योर WLL. WLL की भी फुल फॉर्म पेपर में आती है. दिस इज़ वायरलेस इन लोकल लूप. फाइन, इसको हम WILL भी लिख देते हैं. WLL और WILL बोथ मीन्स वायरलेस इन लोकल लूप. नेक्स्ट इज़ योर GPRS. GPRS मीन्स जनरल पैकेट रेडियो सर्विस. इट इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग it is used for wireless communication using a mobile device. With this we can use internet and emails and data. अगर हमने मोबाइल डिवाइस के ऊपर इंटरनेट चलाना है तो जो सर्विस वहाँ पे यूज़ हो रही है दैट इज़ GPRS, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस.
तो इसके ज़रिए आप अपने फ़ोन पर इंटरनेट चला सकते हैं, ईमेल्स भेज सकते हैं, जितने काम आप यूजिंग इंटरनेट कर सकते हैं, यू कैन डू ऑल ऑन योर मोबाइल फ़ोन्स। अब आप सबको पता है कि हमारे पास जो इस टाइम पे वी आर ऑल द फेमिलियर विद जनरेशन्स, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन। 3G 4G फ़ोन हम आज भी यूज़ कर रहे हैं। 3G 4G फ़ोन में होता क्या है कि अब आप सबको पता है कि इंटरनेट की सर्विस की स्पीड का डिफरेंस पड़ जाता है व्हेन वी आर यूजिंग थर्ड जनरेशन फ़ोन एंड फोर्थ जनरेशन फ़ोन। पर इससे पहले भी जनरेशन्स थी टेलीफोन। दीज आर द जनरेशन्स ऑफ टेलीफोन डिवाइसेस, मोबाइल डिवाइसेस। द फर्स्ट इज़ 1G, दिस इज़ द फर्स्ट जनरेशन डिवाइस। ये आपका डिज़ाइन किया गया था ओनली फॉर वॉइस कॉल्स। इस टाइम पे आप सिर्फ नॉर्मल कॉलिंग कर सकते थे, कोई एक दूसरे को आप SMS, डाटा ट्रांसफ़र कुछ भी नहीं कर सकते थे इन फर्स्ट जनरेशन फ़ोन। दीज आर ओनली फॉर वॉइस कॉल्स। सेकेंड इज़ योर सेकेंड जनरेशन नेटवर्क। तो इसने जो टेक्नोलॉजी यूज़ करी वो है GSM एंड CDMA। तो GSM और CDMA की फुल फॉर्म भी आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, वो आपको आगे लिखी हुई मिलेगी। इसका फ़ायदा क्या है कि एक तो इसने वॉइस क्वालिटी को इम्प्रूव किया, जो साउंड क्वालिटी, यानी कि जब हम वॉइस कॉल करते हैं तो जो उसकी जो क्वालिटी है उसको उसने इम्प्रूव किया है। और इसके अलावा इसके थ्रू हम टेक्स्ट मैसेजेस भी, इस जनरेशन में हम टेक्स्ट मैसेजेस भी भेज सकते थे। तो आपने सिंपल मोबाइल फ़ोन्स देखे हुए हैं जो स्मार्टफोन्स नहीं हैं, दीज आर सेकेंड जनरेशन फ़ोन्स। इनके ज़रिए हम टेक्स्ट मैसेजेस भेजते हैं और वॉइस कॉल्स करते हैं, और इनकी जो स्पीड लिमिट है दैट इज़ 144 किलोबिट्स पर सेकेंड। नेक्स्ट इज़ योर 3G नेटवर्क। 3G network, it is mobile communication technology which can send voice, data, video, photos up to the speed of 2 Mbps। तो थर्ड जनरेशन में जब फ़ोन आए तो वॉइस कॉल के अलावा हम लोग वीडियोज़, फ़ोटोज़, SMS एंड अदर डाटा फाइल्स, कुछ भी आप टेक्स्ट फाइल्स भेज रहे हो, PPTs भेज रहे हो, सो यू कैन सेंड योर फाइल्स ऑन द 3G नेटवर्क्स। बट स्पीड क्या है इसकी? स्पीड वाज अप टू 2 Mbps, 2 megabits per second। नेक्स्ट इज़ योर 4G नेटवर्क। 4G नेटवर्क में देखिए 3G नेटवर्क और 4G नेटवर्क का ज़्यादा फ़र्क वॉइस कॉलिंग में नहीं है। उसने वॉइस कॉलिंग को इतना इम्प्रूव नहीं किया है, वो तो नॉर्मली है, जो 3G में थी वही 4G में है। बट द इम्प्रूवमेंट इज़ इन द स्पीड ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट सर्विस इसमें इम्प्रूव हो गई है। इंटरनेट सर्विस इम्प्रूव होने का मतलब आप सबको पता है कि जब आप कोई फाइल भेजते हो तो बेटर स्पीड पे जाती है। अगर आप कोई वेबसाइट खोलने की कोशिश करते हो गूगल में फ़ोन के ऊपर, तो वो भी बेटर स्पीड से खुलती है एज़ कम्पेयर टू 3G। तो इसकी जो स्पीड है दैट इज़ 100 megabits पर सेकेंड। तो दिस वॉज योर फोर्थ जनरेशन नेटवर्क। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मोबाइल प्रोसेसर्स। अब एक नया टॉपिक जो नेटवर्किंग में इस बारी अब से ऐड हो चुका है, बिकॉज हम सब स्मार्टफोन्स यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए वो आप लोगों को इन स्मार्टफोन्स के अंदर के प्रोसेसर के बारे में आपकी अब थ्रू द बुक्स आपको या थ्रू सिलेबस आपको बताया जा रहा है कि मोबाइल प्रोसेसर्स होते क्या हैं। अब मोबाइल प्रोसेसर आप सबको पता है कि जो प्रोसेसर एक मोबाइल फ़ोन के अंदर लग रखा है वो एक मोबाइल प्रोसेसर है। इसमें मैंने आपको ये बताया कि हम मोबाइल फ़ोन्स इस टाइम पे काफ़ी पॉपुलर हैं। पॉपुलर इसलिए हैं बिकॉज एक छोटी सी मशीन के थ्रू वी आर एबल टू सेंड वीडियोज़, वी आर एबल टू प्ले म्यूज़िक, we are able to do the long calls and capture pictures. So too many facilities are having only a small machine. So all these functionings are possible only due to the mobile processor. सो मोबाइल प्रोसेसर के मैं आप लोगों को पार्ट्स बताऊंगी। सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है? CPU और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेकंड इज़ GPU, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। थर्ड इज़ कैमरा एंड फोर्थ इज़ ऑडियो एंड वीडियो डिवाइसेस। और उसके अलावा इसके अंदर एक 3G 4G मॉडेम भी लग रखा होता है जिसके ज़रिए हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं। उसके अलावा आपको पता है कि हम इसके थ्रू रेडियो पे आप सॉन्ग सुन सकते हो। सो दिस इज़ योर थ्रू दिस यू कैन लिसन योर radio music also. So this is your mobile processor. इसके एग्जांपल क्या है? NVIDIA Tegra and Huawei Kirin, MediaTek Helio, Apple,
क्यूएलकॉम एट्सेट्रा, ऑल दिस। जैसे आप लोगों के CPU अलग अलग तरीके के प्रोसेसर कंप्यूटर में होते हैं, वैसे ही ये अलग अलग तरीके के प्रोसेसर आपके मोबाइल में हैं। शॉर्ट मैसेज सर्विस, SMS, इसका पूरा नाम है शॉर्ट मैसेज सर्विस। दिस इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ शॉर्ट मैसेजेस टू एंड फ्रॉम अ मोबाइल फ़ोन। अगर हमने कोई स्मॉल मैसेजेस हमने भेजने हैं मोबाइल फ़ोन्स में या मोबाइल फ़ोन्स तक, तो ये जो सर्विस है दिस इज़ योर शॉर्ट मैसेज सर्विस। चैट, इट इज़ ऑनलाइन टेक्सचुअल टॉक। अगर हमने फ़ोन पे थ्रू मैसेजेस अगर हम आपस में एक दूसरे से बात करते हैं टेक्सचुअल मैसेजेस के थ्रू, टेक्सचुअल मैसेजेस नॉट वॉइस, टेक्सचुअल मैसेजेस के थ्रू अगर हम बात कर रहे हैं देन दिस इज़ योर चैट। नेक्स्ट इज़ योर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में 2 वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, उसमें मल्टीपल लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स होते हैं। वीडियो कन्वर्सेशन होती है, मीन्स वी कैन सी ईच अदर। 2 वे मीन्स बोथ ऑफ देम कैन टॉक टू ईच अदर, बट दिस इज अमंग द मल्टीपल पार्टिसिपेंट, इट इज़ कॉल्ड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं, IRC, SIP, H.323। तो इनमें जो फुल फॉर्म है वो किसकी आपको ध्यान में रखनी है, IRC, इंटरनेट रिले चैट। सो इंटरनेट रिले चैट क्या है, इट इज़ अ प्रोटोकॉल फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। एंड SIP, सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल, दिस इज ऑल्सो द प्रोटोकॉल फॉर video conferencing. And third is H.323, this is also the protocol for video conferencing. Next topic is your VoIP, voice over internet protocol. It is a technology that enables voice communication over internet. जो हम अपनी वॉइस को इंटरनेट के थ्रू भेज रहे हैं, तो दिस इज़ योर वॉइस कम्युनिकेशन ओवर नेटवर्क। और उस टाइम पे जो प्रोटोकॉल यूज़र होता है दैट इज़ योर VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट इज़ योर वाईफाई। वाईफाई का पूरा नाम है वायरलेस फिडेलिटी। तो इसका मतलब क्या है कि इट लेट्स यू कनेक्ट टू द इंटरनेट विदाउट वायर। फॉर एग्जांपल वाईफाई हॉटस्पॉट से हम अपने मोबाइल फ़ोन्स को या स्मार्टफोन्स को लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं, 2 स्मार्टफोन्स को भी आपस में कनेक्ट करते हैं। वायरलेस डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम, ये वाईमैक्स है, दिस इज़ ऑल्सो वायरलेस डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। इट प्रोवाइड्स ब्रॉडबैंड वायरलेस एक्सेस अप टू 50 किलोमीटर। अगर उसकी जो रेंज थी वाईफाई की रेंज कुछ 1 मीटर्स तक की होती है, बट वाईमैक्स में अगर आप वायरलेस की फैसिलिटी ले रहे हो, वाईमैक्स आपको दोनों फैसिलिटी देता है, वायर्ड और वायरलेस। वो हमारे ऊपर है कि हम कौन सी फैसिलिटी ले रहे हैं। अगर आप वाईमैक्स के थ्रू वायरलेस फैसिलिटी ले रहे हो तो उसके थ्रू रेंज काफ़ी बढ़ जाती है, 50 किलोमीटर तक की रेंज तक आप इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हो। बट वाईफाई जो होता है वो आपको कम रेंज तक ही अलाउ करता है इंटरनेट कनेक्टिविटी, दैट इज़ अप टू 30 to 100 मीटर। नेक्स्ट इज़ योर टेलनेट। टेलनेट के थ्रू क्या होता है कि टेलनेट एक ट्रेडिशनल सर्विस है, इस टाइम पे तो काफ़ी अलग अलग सर्विसेज इसी काम के लिए अवेलेबल हैं कि इफ़ यू वांट टू लॉग इन इनटू द रिमोट कंप्यूटर, जैसे कि मैं अपने कंप्यूटर पे बैठी हुई हूँ और मैंने आपके कंप्यूटर में लॉग इन करना है। आई एम सिटिंग एट होम, मैंने आपके कंप्यूटर में लॉग इन करना है, मैं यहाँ बैठ के आपके कंप्यूटर को ऑपरेट कर रही हूँ, तो योर कंप्यूटर इज़ रिमोट कंप्यूटर। तो उस पर्पज़ के लिए जो सर्विसेज अवेलेबल हैं हमारे पास, ये इंटरनेट सर्विसेज होती हैं। दिस इज़ टेलनेट सर्विस है जो कि आपको एनेबल करेगी फॉर कनेक्टिंग टू द रिमोट कंप्यूटर। इसके अलावा आजकल जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो एनीडेस्क है, एंड एनीडेस्क से भी वी कैन कनेक्ट टू द रिमोट, वी कैन लॉग इन टू द रिमोट कंप्यूटर। तो रिमोट कंप्यूटर में लॉगिन करने के लिए 2 सर्विसेज के नाम मैं आपको बता रही हूँ, वन इज़ द टेलनेट एंड सेकंड इज़ एनीडेस्क। नेक्स्ट टॉपिक इज़ योर वेब ब्राउज़र। इट इज़ अ www क्लाइंट दैट डिस्प्ले वेबसाइट्स। क्लाइंट का मतलब क्या होता है आप आज समझ लो, क्लाइंट और सर्वर का मतलब हमने एक अपने क्रोम के अंदर एक वेबसाइट की रिक्वेस्ट करी, आपने रिक्वेस्ट करी थ्रू वेब ब्राउज़र, यू आर क्लाइंट, बट वो वेबसाइट आपके कंप्यूटर पर किसी ने डिस्प्ले करवाई, जिसको आपने रिक्वेस्ट दी थी वो सर्वर कंप्यूटर था, उसने उस रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स दिया और दैट वेब पेज गॉट डिस्प्लेड ऑन टू द वेब ब्राउज़र। सो वेब ब्राउज़र इज़ क्लाइंट, ठीक है, जिसके अंदर आप वेब पेजेस को डिस्प्ले करते हो। www है क्योंकि ये वेबसाइट्स को डिस्प्ले करवाता है। तो गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ
web browser. Next is your web server. It is a web server that responds to the request made by the web browser. अभी मैंने बताया ना कि जो जहाँ से जो सर्वर आपको वेबसाइट डिस्प्ले करवा रहा है आपकी रिक्वेस्ट पे, तो दैट इज़ अ वेब सर्वर. नेक्स्ट इज़ योर वेबसाइट. इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस. बहुत सारे वेब पेजेस मिलके जो एक साइट बनती है, दैट इज़ योर वेबसाइट. URL. URL इज़ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. हर एक वेबसाइट का एक यूनिक नाम, एक यूनिक एड्रेस होता है जो कि HTTP से शुरू होता है. तो URL का नाम कंसेप्ट जब भी आएगा, देन द एड्रेस ऑफ द वेबसाइट स्टार्टिंग फ्रॉम HTTP. इसकी ये वाली फॉर्म है टाइप कोलन एड्रेस कोलन टाइप कोलन डबल स्लैश फिर एड्रेस फिर स्लैश पाथ. तो HTTP www.yahoo.com/login.as. ये फिक्स नहीं है. login.aspx एक वेब पेज का नाम है. मैंने बताया कि एक वेबसाइट के अंदर मल्टीपल पेजेस होते हैं. तो जिस वेबसाइट को आप ओपन कर रहे हो उसकी जो टाइप है वो है HTTP. तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. फिर www.yahoo.com उस वेबसाइट का नाम है. और login.aspx जब सपोज आप उसके अंदर लॉगिन कर रहे हो तो उस टाइम पे जो वेब पेज खुला होगा उसका नाम होगा लॉगिन वाला. अगर आप उसके अंदर जाके कोई और इन्फॉर्मेशन देख रहे हो तो फिर उस और इन्फॉर्मेशन के जो कॉरस्पॉन्डिंग जो वेब पेज बना है फिर इस स्लैश में login.aspx की जगह उस वेब पेज का नाम आएगा. अब नेक्स्ट इज़ योर डोमेन नेम. हर एक वेबसाइट को एक यूनिक नाम दिया गया है, जैसे कि gmail.com, yahoo.com. इसके अलावा हमारी स्कूल की वेबसाइट का भी नाम है notpatiala.kvs.ac.in. इन द सेम वे CBSE की साइट का नाम है cbse.nic.in, tutorialpoint.com. इन द सेम वे ईच वेबसाइट इज गिवन अ नेम. दिस यूनिक नेम इज कॉल्ड इट्स डोमेन नेम. दिस इज द पार्ट ऑफ URL. अगर आप HTTP से URL शुरू कर रहे हो तो इसके अंदर जो कोलन डबल स्लैश के बाद जो www.gmail.com है, दिस इज़ योर डोमेन नेम. Next is web page. So a document that is made up using HTML. HTML क्या होती है? एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है. इसके अंदर वेब पेजेस बनाए जाते हैं. जब मल्टीपल वेब पेजेस को आप आपस में लिंक कर देते हो तो बन जाती है एक वेबसाइट. सो अ डॉक्यूमेंट दैट इज मेड अप यूजिंग HTML इज वेब पेज. नेक्स्ट इज योर HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. ये एक लैंग्वेज है, अ लैंग्वेज यूज टू क्रिएट वेब पेजेस. जैसे हम पाइथन में प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोग्राम्स बनाते हैं, वैसे ही HTML में हम वेब पेजेस बनाते हैं. उसके भी प्रॉपर रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करके आप वेब पेजेस क्रिएट करते हो. एंड दिस मल्टीपल वेब पेजेस क्रिएट द वेबसाइट. नेक्स्ट इज योर टॉपिक इज योर वेब होस्टिंग. जब हम व्हेन वी हैव क्रिएटेड अ वेबसाइट तो देन उसके बाद अगर इफ़ यू वांट दिस वेबसाइट शुड बी अवेलेबल ऑन द इंटरनेट एंड एवरीबडी कनेक्टेड टू द इंटरनेट should be able to access it, so then we have to host this website on the server computer. तो if you are hosting the website, आप उस वेबसाइट को उस सर्वर कंप्यूटर के अंदर आप इंस्टॉल कर रहे हो, वहाँ पे आप उसकी डिस्क में उसको स्टोर करवा रहे हो सर्वर कंप्यूटर के अंदर, then this is called your web hosting. जब वेब होस्टिंग होती है then everybody who request for this website connected to the internet can access that website. सो वेब होस्टिंग क्या होती है? इट इज़ होस्टिंग वेब सर्वर एप्लीकेशन ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम थ्रू विच इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट इज़ अवेलेबल ऑन द इंटरनेट. तो वेब सर्वर की जब आप एप्लीकेशन को कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल कर देते हो तो देन यू कैन देन द वेबसाइट्स stored in that server computer are accessible to everybody connected to the internet. Fine. Next is your Web 2.0. Web 2.0 is a new feature on the internet used to exchange information like videos, photos, documents, etc. Simply speaking, जैसे हमारे पास आज की डेट में फेसबुक है, विकीपीडिया है, व्हाट्सअप है, ब्लॉग्स हैं, यूट्यूब है, ये सारे जो लिंक्स हैं, ऑल दीज आर वेब 2.0. ये एक नया फीचर है इंटरनेट के ऊपर थ्रू विच हम लोग इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं. जैसे फेसबुक के ऊपर आप अपनी फ़ोटोज़ वीडियोज़ भेजते हो, डॉक्यूमेंट्स भी भेज देते हो थ्रू विकीपीडिया. यूट्यूब के ऊपर आप अपनी वीडियोज़ भेज रहे हो.
व्हाट्सएप के थ्रू आप अपनी वीडियो भेज रहे हो, ट्विटर के थ्रू आप अपने मैसेजेस भेज रहे हो, इंस्टाग्राम के थ्रू आप अपने मैसेजेस भेज रहे हो। सो ये सारी जितनी सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं, ऑल आर योर वेब 2.0। वेब 2.0 is used to exchange information like videos, photos on the internet through the social media. Websites like Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, etc. Next is your XML, extensible markup language, and DHTML, dynamic HTML. You have to learn its full forms. These are important as per the paper. Next topic is your web scripting. So it is the process of creating and embedding web scripts in a web page. It has two types. जैसे मैं कह रही हूँ कि आप लोगों को HTML में हम वेब पेजेस बनाते हैं। कुछ एक चीज़ें होती हैं जो कम्प्लीटली वेब पेजेस, हर एक फीचर्स एक HTML आपको नहीं प्रोवाइड करती। HTML do not provide you all the features. So we have to create some another programs and उन स्क्रिप्ट्स को आप बना के यू मेक इट द पार्ट ऑफ योर वेब पेज। तो इस तरीके से वो वेब पेज का पार्ट बन जाती हैं। वेब पेज कुछ फीचर्स जो होते हैं वो वेब पेजेस नहीं अफोर्ड करता, तो उनके लिए हम अलग से प्रोग्रामिंग करके उसको वेब पेज का पार्ट बना देते हैं। और जब ये वेब पेजेस के अंदर जब एम्बेड होने के बाद ये जब वेब स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होती हैं तो दे गिव द कॉरस्पॉन्डिंग, इसके जो फीचर्स हैं वो अपने रिजल्ट्स विद वेब पेजेस शो करते हैं। सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड एम्बेडिंग। एम्बेडिंग मतलब वेब पेज के अंदर उसको उसका के साथ उसको लिंक करना। तो एम्बेडिंग स्क्रिप्ट्स ऑन ए वेब पेज, इट हैज़ टू टाइप्स, क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट्स एंड सर्वर साइड स्क्रिप्ट्स। सो डिफरेंस बिटवीन क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट एंड सर्वर साइड स्क्रिप्ट। जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट्स होती हैं वो क्लाइंट एंड पे, यानी कि जैसे कि मैं क्लाइंट हूँ, अदर पर्सन इज सर्वर। तो जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट्स होती हैं वो क्लाइंट साइड पे ही एग्जीक्यूट होती हैं, और जो सर्वर साइड स्क्रिप्ट्स होती हैं वो सर्वर एंड पे एग्जीक्यूट होती हैं, सर्वर पे ही एग्जीक्यूट होती हैं, वो उसका क्लाइंट से कोई लिंक नहीं है। क्योंकि क्लाइंट स्क्रिप्ट्स जो होती हैं वो क्लाइंट साइड पे ही एग्जीक्यूट होती हैं, जो तो वेब ब्राउज़र भी एक क्लाइंट सॉफ्टवेयर ही है, क्लाइंट प्रोग्राम ही है। तो इसलिए यहाँ पे जो जब स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होएंगी तो वो ब्राउज़र पे डिपेंड करेंगी कि आप उसको एक्सप्लोरर में चला रहे हो या क्रोम में चला रहे हो या फायरफॉक्स में चला रहे हो। बट ऑन सर्वर ये इंडिपेंडेंट ऑफ ब्राउज़र है, बिकॉज ब्राउज़र इज़ अ क्लाइंट एंड सर्वर साइड स्क्रिप्ट्स में ब्राउज़र का कोई इम्पेक्ट नहीं होता है। सर्वर अपने आप में अपनी स्क्रिप्ट्स को एग्जीक्यूट करता है और फिर ब्राउज़र यानी कि क्लाइंट को अवेलेबल करवाता है। तो सर्वर साइड स्क्रिप्ट्स हैं इंडिपेंडेंट ऑफ ब्राउज़र। थर्ड, इट इज़ इफेक्टेड बाय प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ यूज़र्स कंप्यूटर। जो हमारे कंप्यूटर है, सपोज वेब ब्राउज़र है, सर्वर एक है, क्लाइंट मल्टीपल है। मेरे कंप्यूटर पे अगर मैं कोई काम कर रही हूँ, उसकी स्पीड इफ़ेक्ट करेगी कि कितनी स्पीड से मुझे वो वेबसाइट्स मेरे लैपटॉप या कंप्यूटर पे खुल रही हैं। आपके कंप्यूटर पे की स्पीड उसको इफ़ेक्ट करेगी, बट सर्वर विल बी अफेक्टेड बाय द होस्ट कंप्यूटर। अगर होस्ट कंप्यूटर से ही पीछे से ही स्पीड कम आ रही है तो फिर आपके कंप्यूटर पे स्पीड कम हो ज़्यादा हो इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा। तो सर्वर साइड जो स्क्रिप्ट्स हैं उसकी जो स्पीड का जो उस पर जो इफेक्ट है स्पीड का, वो उसके होस्ट कंप्यूटर का है जो सर्वर कंप्यूटर है। बट सर्वर कंप्यूटर इज़ वन कंप्यूटर एंड द क्लाइंट कंप्यूटर्स आर मल्टीपल कंप्यूटर्स। तो क्लाइंट कंप्यूटर का जो इम्पैक्ट है वो पर्टिकुलर पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, बट जो होस्ट कंप्यूटर की जो स्पीड है उसकी जो एफिशिएंसी है वो डिपेंड करेगी प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ द होस्ट कंप्यूटर। ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में हमेशा ये चीज़ आती है कि बताओ कि आप आइडेंटिफाई करो कि कौन सी क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट है और कौन सी सर्वर साइड स्क्रिप्ट है। ये जो 3-4 हैं, दिस इज़ वीबी स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट, PHP, ये तीनों आपकी क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट्स हैं। पेपर में पूछा जाता है कि आइडेंटिफाई करो कि कौन सी क्लाइंट साइड है और कौन सी सर्वर साइड है। और ये जो पर्ल है, ASP, GSP है, ये सर्वर साइड स्क्रिप्ट्स हैं। पर्ल, ASP, GSP ये आपकी सर्वर साइड स्क्रिप्ट्स हैं, और VB स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट, PHP ये आपकी क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट्स हैं। तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट, इसमें PHP की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। सो वी फिनिश विद द today's task, and next we will start with network security concepts.